गलत कंसेप्ट देखा है। सिमेट्री को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है, बात को समझना ध्यान से। अगर मैं सेंटर पे चार्ज रखता हूं तो जो क्यूब के 6 फेसेस हैं, क्या सारे के सारे फेसेस इस चार्ज से सिमेट्रिकली लोकेटेड हैं? और अगर सिमेट्रिकली लोकेटेड हैं तो सभी से जाने वाला फ्लक्स बराबर बराबर होगा। इसलिए हम ऐसे बात कर सकते हैं कि जो टोटल फ्लक्स जाएगा फाइनेट जो होगा क्यूब से, वो तो क्यूब आई एप्सिलॉन नॉट होगा। आई बात समझ में? और एक फेज से अगर मान लीजिए फ्लक्स पूछ लिया जाए तो क्यूब आए 6 एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो आप फाई की जो वैल्यू लिखोगे वो किसी फेज से जब लिखोगे तो कितना आएगा बताइए? क्यूब आई 6 एप्सिलॉन नॉट ना। अब गोस थ्योरम इज वैलिड फॉर द एनक्लोज सरफेस। बट एक बात दिमाग में सुन लीजिए मेरे से, गोशन सरफेस जो होती है ना वो अपना आप में हाइपोथेटिकल सरफेस है, नॉट रियलिस्टिक सरफेस। वो वैसे उसको सरफेस होती नहीं है। जैसे आपसे कहा जाए क्यूब के सेंटर पे कोई चार्ज रखा हुआ है, तो बताइए किसी एक फेस से कितना फ्लक्स जा रहा होगा या टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? दिस क्यूब इज हाइपोथेटिकल। यहां कोई क्यूब नाम की चीज है नहीं। अगर क्यूब होता तो उसके एक फेस से कितना जा रहा होता, टोटल कितना जा रहा होता, ये सवाल होता है। तो हमेशा जो गॉसियन सरफेस हम अज्यूम करते हैं वो हमेशा क्या होती है? हाइपोथेटिकल। जरा मुझे एक सवाल का जवाब और दीजिए। अब हम उस सवाल पे आते हैं जो एससी वर्मा साहब ने भी लिखा है और एनसीईआरटी के अंदर भी है, और ये सवाल एज इट इज आने की संभावना रखता है। सुनिए ध्यान से। मैं अब जानना चाह रहा हूं कि ये सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। बताइए सभी फेसेस से जाने वाला फ्लक्स कितना है? क्यू बाय 6। एक फेस से ना। अगर मैं चार्ज की लोकेशन नहीं बदलता हूं तो क्या इस नीचे वाले फेस से जाने वाला फ्लक्स बदलेगा? नहीं बदलेगा ना। अब जरा मुझे बताइए, मैं आपसे कहता हूं कि व्हाट इज द हाइट ऑफ दैट चार्ज। मान लीजिए इफ, कैसे करते हैं अपन, सॉरी, ये जो साइड है क्यूब का वो ए है, तो ये भी ए होगा ना। मुझे बताइए, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस चार्ज फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस फेस, आंसर इज व्हाट? ए बाई 2। हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं सवाल की, जो एक्चुअली सवाल पूछा जाता है उसको उल्टा चल रहे हैं। अब सुनिए ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं ये साइड वाला फेस हटा दूं, साइड वाला फेस मैंने हटा दिया, बताइए क्या नीचे वाले फेस या किसी भी दूसरे फेस से जाने वाला फ्लक्स बदलेगा? नहीं बदलेगा ना। अगर मैंने ऊपर वाला फेस हटा दिया तो क्या फ्लक्स बदलेगा किसी जो बचे हुए फेस है उससे? अगर मैंने 5 फेसेस हटा दिए तो क्या नीचे वाले फेस से जाने वाला फ्लक्स बदलेगा? तो मैं आपसे सिर्फ इतना सवाल पूछूंगा, एक स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड ए है, उसके सेंटर से a/2 पे कोई चार्ज रखा हुआ है, बताइए प्लेट से कितना फ्लक्स जा रहा है? q/6 एप्सिलॉन। नहीं समझ में आई बात? तो बेसिकली सवाल क्या किया उन्होंने, सवाल बनाते वक्त सवाल में कुछ नहीं किया। जो क्यूब के 6 फेसेस थे उनमें से 5 फेस हटा के फेंक दिए और पूछ लिया कि ये स्क्वायर प्लेट है जिसके सेंटर से a/2 हाइट पर एक चार्ज रखा हुआ है, बताइए फ्लक्स कितना जा रहा है? आंसर रिमेन्स q/6 एप्सिलॉन नॉट। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये वाला जो हमारा सवाल बनता है उसमें अगर आपसे पूछा जाए फ्लक्स पासिंग थ्रू स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ए इज q/6 एप्सिलॉन नॉट। आई होप समझ में आ गया होगा। कहानी यही है, ये चार्ज यहीं पे रखा हुआ है, बस आपने बाकी फेसेस को हटा के फेंक दिया। ये कहानी क्लियर? अब दूसरी चीज समझिए, अगर आपसे कहा जाए कि ये मेरे पास क्यूब है और हाँ जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, अब अगला सवाल बहुत ध्यान से समझना है ना। ये 2-3 सवाल दिमाग में बैठे, सिमेट्री समझ में आ जाएगी आपके। मैं कहता हूं कि यार एक चार्ज को इस वाले फेस के सेंटर पे रख दिया प्लस क्यू। आई बात समझ में? मुझे जब भी फ्लक्स को स्टडी करना होता है या मुझसे पूछ लिया जाए कि यार बताइए पूरी सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा या गिवन सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा, तो मुझे सबसे पहले जो चार्ज दे रखा है उस चार्ज को सिस्टम के सेंटर पे लाना होता है, सिमेट्रिक सिस्टम के सेंटर पे लाना होता है। कहां लाना होता है? सिमेट्रिक सिस्टम के सेंटर पे। तो मुझे अगर इस चार्ज को सिमेट्रिक सिस्टम के सेंटर पे लाना पड़े तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे ये क्यूब यहां से उठाना है और यहां से लाकर के इस क्यूब को यहां जमा देना है। व्हाट हैपेंड?
नाउ दिस बिकम सिस्टम ऑफ टू क्यूब्स। आप मुझे बताइए क्या दो क्यूब के सिस्टम के सेंटर पे रखा हुआ है वो चार्ज? और अगर ऐसा है तो दो क्यूब से मिला के कितना फ्लक्स जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अरे यार, दो क्यूब से कितना जाएगा? क्यू बाई, क्या चार्ज सिमेट्रिकली लोकेटेड दोनों में, तो दोनों से बराबर बराबर जाएगा। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि इसको मैं हटा भी देता हूं, तो कैसे जाने वाला फ्लक्स बदलेगा? तो आप मुझे बताइए व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब? फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब इज क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। अभी तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यार मुझे एक बात बताओ, क्या इस चार्ज की लोकेशन, इसके जितने भी फेसेस हैं, अच्छा एक बात बहुत क्लियर कर लो पहले, पॉइंट चार्ज जिस प्लेन में रखा होता है, मैंने पिछले क्लास में बात की थी, उस प्लेन से कोई फ्लक्स पास, तो ये जो क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट है, क्या उस फ्लक्स में, या ये जो फ्लक्स है उसकी कोई भी वैल्यू इस वाले प्लेन से जा रही होगी जिसमें चार्ज रखा हुआ है? इससे फ्लक्स क्या होगा? जीरो। तो ये क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट जो है बाकी बचे हुए पांच फेसेस से जाएगा ना? क्या सबसे बराबर बराबर जाना चाहिए? नहीं आएगा, क्योंकि सारे के सारे जो पांच फेसेस हैं वो सिमेट्रिकली लोकेटेड नहीं है। आप ऐसा बोल सकते हो कि ये नीचे वाला, हमारे सामने वाला और पीछे वाला, ये सिमेट्री है। नहीं 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 नहीं, नहीं पल्ले पड़ा मामला। ये हमारा जो रूम है ये क्यूब मान लीजिए आप, कहानी क्लियर? और ये जो वाला हमारा ये वाली वॉल है उसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, कहानी क्लियर? अब इस वॉल से अगर मैं बात करूंगा तो इस वाले को बताओ, ये जो वॉल है वो कितने फेसेस को ज्वाइन कर रही है? चार। नहीं समझ में आई बात? तो जिन फेसेस को ये ज्वाइन कर रही है वो इससे सिमेट्रिक लोकेशन पे हैं, वो वाली वॉल सिमेट्रिक पोजीशन पे नहीं है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इन चार से तो बराबर बराबर जाएगा, पर डेफिनेटली उससे जो फ्लक्स जाएगा वो इनके बराबर। तो फिर आप बराबर नहीं बांट सकते। लोग यही गलती कर देते हैं कि साहब इससे जाएगा क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट और ये जा रहा है पांच से, तो एक से जाएगा क्यू बाई टी एन एप्सिलॉन नॉट। ये ब्लंडर है। नहीं 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 नहीं, बराबर बराबर कब बांटोगे? जब सारे फेसेस सिमेट्रिकली लोकेटेड हों। यहां तक कहानी क्लियर? अब दूसरा सवाल समझिए। कर लिया कॉपी? बनाओ बनाओ जल्दी से। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अप टू द गॉस थ्योरम आएगा टेस्ट में, गॉस थ्योरम तक टेस्ट में आएगा। ठीक है, पेपर सिंपल है। हेलो, पर जितने भी सवाल हैं डायरेक्ट नहीं मिलेंगे। डायरेक्ट का मतलब, तुम अगर ये उम्मीद करो ईएलपी के दो सवाल मुझे मिल जाएं, मॉड्यूल के कंसेप्ट बिल्डर का एक सवाल मिल जाए, चार सवाल किसी पुराने पेपर से मिल जाएं, तो आपकी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। समझ में आ गई बात? एक भी सवाल मुश्किल नहीं है। मेरे पेपर को पहचानने का बहुत आसान तरीका है। अगर आपको सवाल मुश्किल लग रहा है इसका मतलब यू आर थिंकिंग इन रॉन्ग वे। नहीं समझ में आई बात? अगर आपको सवाल मुश्किल लग रहा है तो आप गलत डायरेक्शन में सोच रहे हो। आप रीथिंक करो, वो आपको आसान लगेगा। उसमें आंसर खुद ही बोल रहा था, हेलो आई एम इज द आंसर, टेक हियर गो अहेड। इतनी सी बात है बस। तो बातों को ध्यान से सुनोगे, समझोगे। और पता है मैं देखता हूँ कुछ बच्चों को, मैं बहुत सारी चीजें समझाता हूँ, कुछ लोग बड़े आराम से समझ के सुन रहे होते हैं। एट द सेम मोमेंट मैं इस फ्रंट रो में बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि वो हर चीज को लिख रहे होते हैं, चाहे वो हिंदी में लिख लेते हैं या शॉर्ट में लिख लेते हैं। जीतेंगे वही। आपको लिखना पड़ेगा। भाई मैं जितनी भी चीजें बोल रहा हूँ सारी की सारी लिखवाना बैठ जाओ तो 5 साल चीज सिलेबस खत्म करने के लिए। तो जो भी आपको लगे कि यार ये चीज काम की लगी मुझे, मैंने पहली बार सुनी, उसको वहीं लिख लो। घर जाके पढ़ोगे एक बार में समझ में आ जाएगी। वरना फिर वो अभी तो समझ में आ गई, 4 दिन बाद हु आर यू। नहीं समझ। जब उसको पढ़ने बैठोगे तो फिर वो पूछेगा ना कौन है भाई तू। अब समझिए ये कहानी क्लियर? ये समझ में आ गया ना सिमेट्री वाली कहानी? अब हम क्या करते हैं, सुनो ध्यान से। मैंने यहां पर एक क्यूब बनाया,
सुनो ध्यान से, ये क्यूब है, ठीक है, और क्यूब के एज पर यहां चार्ज रख दिया प्लस क्यू। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस इस क्यूब से जाने वाला फ्लक्स निकालने के लिए इस चार्ज को सिस्टम के सेंटर पे लाना पड़ेगा। कहां लाना पड़ेगा? सिस्टम के सेंटर पे लाना पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, बहुत सिंपल सवाल है। हमें क्या करना है, मेरी बात सुनो। मान लीजिए ये क्यूब है, ये क्यूब है ना, हमने यहां रखा हुआ है, यहां एज पर एक क्यूब इधर से लाइए, हेलो, तो दो क्यूब को ज्वाइन करने वाला जो ऊपर का टॉप प्लेन बनेगा उसके सेंटर पे है। नहीं समझ में आई बात? और दो क्यूब से ओ ढक दीजिए। अब चार क्यूब का जो सिस्टम बना उसके सेंटर पे आ गया। नहीं समझ में आई बात? चार क्यूब का जो सिस्टम बना उसके सेंटर पे आ गया। आप मुझे बताइए, अगर सिस्टम के सेंटर पे और चारों क्यूब चार्ज से सिमेट्रिकली लोकेटेड हैं तो क्या चारों से बराबर बराबर जाएगा? तो एक क्यूब से कितना फ्लक्स जाएगा? क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां आंसर क्या होगा आपका बताइए? फ्लक्स passing through cube is what? Q by 4 epsilon naught। आया समझ? Q by 4। सबकी कहानी क्लियर? क्या ये Q by 4 एप्सिलॉन नॉट का कोई भी पार्ट ऊपर वाले इस शेडेड फेस और इस वाले शेडेड फेस से जाएगा? इससे कोई फ्लक्स पास? मैंने कहा था कि जो चार्ज जिन प्लेन्स को ज्वाइन करता है उससे कोई फ्लक्स पास, इनसे कुछ भी नहीं जाएगा। तो दो से तो बिल्कुल नहीं जा रहा, पक्का है। बचे कितने? चार। क्या चार से इसकी लोकेशन सिमेट्रिक है? बोलो भाई। चार से लोकेशन सिमेट्रिक तो बराबर बराबर नहीं बांट सकता मैं। ये कहानी क्लियर? अब समझना ध्यान से। अब जो नेक्स्ट केस आएगा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस बनता है। ये मेरे पास क्यूब है और क्यूब के कॉर्नर पे मैंने एक चार्ज रख दिया, ये प्लस क्यू। कहानी क्लियर? जैसे मान लीजिए ये क्यूब का कॉर्नर है, यहां चार्ज रखा हुआ है। अगर मैं इधर एक क्यूब और जमा दूंगा, ध्यान से समझ लेना, इधर एक क्यूब मैंने और जमा दिया, तो मुझे बताइए दो क्यूब जो बनेगा उसका जो टॉप फेस बनेगा, ये चार्ज उसके एज के मिड पॉइंट पे रखा हुआ है। बोलो भाई। तो ये तो दो क्यूब हो गए। अब मैं दो क्यूब इधर से और जमा देता हूं। अब जो चार क्यूब का सिस्टम बना उसका जो टॉप फेस बना ये उसके सेंटर पे आया है। चार से और ढकूंगा तो सिस्टम के सेंटर पे आएगा। तो 8 से मिला के कितना जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एक से कितना जाएगा? सुनिए, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब जो जाएगा, टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब विल बी क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से समझिए, क्या ये कॉर्नर जो है वो तीन फेसेस को ज्वाइन कर रहा है? बोलो ना भाई। ये कॉर्नर तीन फेस को ज्वाइन करेगा ना, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो जिन फेसेस को ये ज्वाइन कर रहा है उससे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। जिन फेसेस को ये कॉर्नर ज्वाइन कर रहा है उनसे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। ये कहानी क्लियर? अब मुझे बताओ, क्या बाकी जो बचे हुए तीन फेस हैं वो उस चार्ज से सिमेट्रिकली लोकेटेड हैं? इतना गजब का कॉन्फिडेंस कैसा है तुम्हें, मतलब है या नहीं है? अच्छा, इसका मतलब पहले वाले भी आपने इतनी कॉन्फिडेंस से बोला था नो सर बिना चेक की। मुझे तो कम से कम यही नजर आया यार। हाँ नहीं है, ऐसे बोल दो। है? अरे यार, देखो सुनो, एक तो मैं ये वाला फेस ले रहा हूं, ठीक है, हेलो, इसको बोलता हूं फेस नंबर 1, ठीक, हेलो। एक लिया हमने नीचे वाला फेस, इसको बोला फेस नंबर 2। एक फ्रंट वाला बचा। अरे फ्रंट वाला बचा ना, ये वाला। नहीं समझ में आई बात?
इसको बोला फेस नंबर 3। इन तीनों से जाएगा ना फ्लक्स। क्या ये वाला फेस इसको ज्वाइन कर रहा है? क्या ये वाला फोर्स भी इसको ज्वाइन कर रहा है? क्या पीछे वाला भी ज्वाइन कर रहा है? उनसे कोई फ्लक्स नहीं। समझ में आई बात? इन तीनों से जो फ्लक्स जा रहा होगा वो क्यू बाय 8 है। अब अगर ये बराबर बराबर जाएगा तो मैं क्यू बाय 24 कर दूंगा किसी एक से, पर वो तब करूंगा जब ये बराबर जाएगा, ये सिमेट्रिक लोकेशन पे हो। कौन सी लोकेशन पे हो? अब सिमेट्रिक लोकेशन कैसे चेक करेंगे? सुनो ध्यान से। मैं फेस नंबर 1 की बात करता हूं। फेस नंबर 1 का ये वाला कॉर्नर कितनी दूर है इससे? ए, साइड ए मान ले। ये वाला कितनी दूर है? √2a। ये वाला कितनी दूर है? √2a। ये पीछे वाले नहीं समझ में आया तो सुनो। एक कॉर्नर कितनी दूर है? ए। दो कॉर्नर कितनी दूर है? √2a। और बचा हुआ एक कॉर्नर कितनी दूर है? √3a। बॉडी डायगोनल है गरीबों। नहीं समझ में आया? कहानी क्लियर? अब सुनिए, मैं फेस नंबर 2 की बात करता हूं। ये कॉर्नर कितनी दूर है? ये वाला बोलो। √2 है ना ये वाला, और ये वाला √2a। तो ये और ये √2a पे है, ये ए पे है और एक √3a पे है। क्या वापस कहानी सेम बनी? तो मतलब वो और ये वाला सिमेट्री है। अरे बोलो। अब 3 नंबर की बात करते हैं। ये कितनी दूर है? वो √2 है। ये तो √3a होगा। एक कौन सा बचा? ये भी √2 है ना। अगेन एक तो है ए, दो √2 है, एक है √3a। मतलब तीनों की लोकेशन उस चार्ज से सिमेट्रिक है, तो तीनों से बराबर बराबर बटेगा। नहीं समझ में आई बात? आई बात समझ में? तो हम क्या बात करेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए फ्लक्स थ्रू फेसेस φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू φ3, तीनों बराबर बराबर होंगे नहीं होंगे? और इसका 1/3 होंगे ना। दैट मस्ट बी इक्वल टू Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में? तो कोई भी अगर ऐसा हो केस तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। ये जो कॉर्नर वाला केस है सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। आ गया समझ? ठीक है साहब, बढ़ जाए आगे। नहीं बढ़े? बढ़ जाए। सुनिए, ये है हमारे पास क्यूब। क्यूब का साइड एल है। कितना साइड है? हाँ समझना ध्यान से। क्यूब ऑफ साइड एल, और इसके इस फेस के सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर ये एक चार्ज रोड है। इस चार्ज रोड का चार्ज है +Q, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना चार्ज है? +Q, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस चार्ज रोड की जो लेंथ है वो भी L है। कितनी लेंथ है इसकी? L। और इस चार्ज रोड का फेस से जो डिस्टेंस है वो भी L है। L
एल और ये साइड भी एल। कहानी क्लियर? टी इक्वल टू 0 पर चार्ज रोड की लोकेशन ये है जो दिखा रखी है, और अब चार्ज रोड को हम इस तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना शुरू करते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इस क्यूब से गुजरने वाले फ्लक्स का टाइम के साथ ग्राफ बनाना है। सुनिएगा ध्यान से, क्या बनाना है हम लोगों को? ग्राफ शोविंग द वेरिएशन ऑफ फ्लक्स विद टी। अब बहुत आसानी से आप बता सकते हो, बहुत समझदारी से तो देखोगे, बहुत सिंपल सा सवाल है, मुश्किल नहीं है। मुझे एक बात बताइए, जब तक इसके अंदर का चार्ज जीरो है, नेट फ्लक्स क्या है? जीरो। इस एंड को फेस तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? एल बाई वी ना, ये फेस है, इतनी दूर था, एल डिस्टेंस पे था ना, तो यहां आने में कितना टाइम लगा? कहानी क्लियर? मुझे बताइए, क्या ये एल बाय वी टाइम है? बोलो ना यार, इतने टाइम तक क्या फ्लक्स की वैल्यू जीरो होगी? अब मुझे बताइए, अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट है तो क्या ये कांस्टेंट रेट से अंदर एंटर करेगा? तो क्या कांस्टेंट रेट से इनसाइड चार्ज बढ़ेगा? इनसाइड चार्ज कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा तो क्या फ्लक्स इनसाइड जो हो पास होगा इससे, वो कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा? कितने टाइम में पूरी रोड अंदर एंटर कर जाएगी? बोलो ना यार। देखो एक काम करें, सवाल ज्यादा अच्छा बनेगा, इसको 2L कर ले। अगर एल करेंगे तो जब ये एंटर करेगा ना तो उधर टच कर लेगा। अभी 2L कर लिया अपन ने। अब सुनना ध्यान से, ये मेरे पास ये फेस इतना दूर था, यहां से एंटर करना शुरू किया, धीरे धीरे कांस्टेंट रेट से ये अंदर एंटर कर गया। अब जब ये एंटर कर गया तो कितने टाइम में, एंटरिंग टाइम कितना है इसका, कितने टाइम में एंटर कर गया? अगले एल बाय, तो यहां से एल बाय वी, टाइम हमेशा यहां से मेजर होता है, तो ये कितना हो गया टोटल टाइम? 2L/v। कहानी क्लियर? क्या इस 2L/v टाइम पर पूरी की पूरी रोड अंदर एंटर कर गई? पूरी रोड का चार्ज कितना? Q। तो फ्लक्स कितना? नॉट। क्या ये फ्लक्स जब एंटर करेगा कांस्टेंट स्पीड तो लीनियरली इंक्रीज होगा? अब मुझे बताइए, रोड अंदर एंटर कर गई है और अगले कितने टाइम में इस फेस को टच कर लेगी? अगले एल बाई वी में। तो अगले एल बाई वी तक फ्लक्स में कोई चेंज, टोटल टाइम कितना हो गया? 3L बाय, तो ये बन जाएगा 3L बाई वी। आई होप कहानी क्लियर हो गई। क्या यहां से यहां तक ये फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा? अब मुझे बताइए, क्या यह बाहर निकलना शुरू करेगी? कितने टाइम में बाहर आ गई? एल बाई वी। टोटल टाइम कितना? 4L/v। क्या इस टाइम में ये कांस्टेंट रेट से डिक्रीज होकर वापस जीरो हो जाएगा? नहीं समझ में आया? बना लीजिए। शो दी वेरिएशन ऑफ फ्लक्स। हाँ जी। ये सवाल सुबह भी आया था मेरी चर्चा में, मतलब मुझसे डिस्कस किया, इसका मतलब किसी ना किसी ने तो ये पढ़ा रखा है इस तरह से। ये तेरे दिमाग में आया, कहीं देखा तेने? दिमाग में आया फिर तो ठीक है। बस सेम चीज अगर दो या तीन चार लोग अलग अलग बोल रहे हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं उसको देखा होता है, इसीलिए बोलते हैं। एक बात बताइए, फ्लक्स इनकमिंग या आउटगोइंग किस पर डिपेंड करेगा? अंदर चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव? अंदर चार्ज, भाई अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी फ्लक्स की, और नेगेटिव चार्ज होगा तो अंदर एंटर करेंगी ना। ये चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो कितना भी अंदर हो, मान लीजिए आधी रोड अंदर है, तो बाहर वाले चार्ज से तो कोई मतलब ही नहीं है आपको। Q/2 अगर अंदर है तो अंदर जो Q/2 चार्ज है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो पॉजिटिव फ्लक्स तो बाहर निकलेगा ना, तो आउटगोइंग फ्लक्स क्या है? पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव पे लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। रोड एंटर कर रही है, फ्लक्स नेगेटिव नहीं है। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, फील्ड तो था, जब ये बाहर थी तब भी फील्ड तो था। फ्लक्स नहीं आएगा, फ्लक्स तो अंदर चार्ज होने पे आएगा ना, बस। हाँ, 4L/v, थर्ड वाला। क्यों? अरे बेटा,
टी बराबर 0 पे ट्रेवल किया, ये आधा एल जब एंटर किया तो एल बाई, सुना ध्यान से यहां तक एल बाई वी लगा। अब एल पे अंदर आ चुका है ना ये, तो इसको टच करने में कितना टाइम लगेगा? अगला एल बाई वी तो लगेगा, उसके बाद तो बाहर निकलना शुरू कर देगा। आ गया समझ? हाँ जी, बढ़े आगे, समझ आया नहीं आया? अरे बोलो ना, कर लोगे ना, गड़बड़ तो नहीं करोगे? अरे यार, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, समझ आया नहीं आया, वो शर्मा रहा है? नहीं समझ में आया? बोलो भाई। धन्यवाद। अब सुनिएगा, ये मेरे पास एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है आर रेडियस की। क्या है ये? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर। हेलो। और ये मेरे पास एक रिंग है आर रेडियस, बराबर बनी क्या? साइज साइज चेक करना। नहीं, ऊपर नीचे बराबर, रेडियस बराबर दिखना चाहिए, चलेगा चलेगा चलेगा। मान लेते हैं ना आर बराबर है, ठीक है। अब सुनिए, ये जो है, अरे यार, ये जो है, तुम्हें नहीं बनाना डायग्राम, अभी चेंज करूंगा उसको मैं। हाँ, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर, ठीक है। ये है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर। क्या है ये? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग ऑफ रेडियस आर, ठीक है। टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है। हमने क्या किया, इस रिंग को इसके अंदर इस तरह से एंटर करवाया कि इन दोनों के सेंटर्स कोइंसाइड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? सेंटर्स कोइंसाइड हो रहे हैं। ये जो अगर रेडियस आर है, तो ये सेंटर किसका है बताइए? सॉरी, सेंटर्स कोइंसाइड नहीं हो रहे हैं, एक के सरफेस दूसरे के सेंटर पे कोइंसाइड हो रही है। सेंटर्स कोइंसाइड होगा मतलब तो वही चलेगा। तो ये C1 है और ये C2 है। C2 क्या है? सेंटर ऑफ द रिंग। और C1 क्या है? सेंटर ऑफ द मोशन सरफेस। अगर दोनों का रेडियस आर है, तो आप मुझे बताइए, क्या ये गरीब भी आर होगा? हमें स्फीयर से फ्लक्स बताना है, मेन सवाल तो वही है। आप सुनिए, अगर ये आर है, तो क्या ये भी आर है? वो तो आर ही था, और ये तो पक्का आर ही है। नहीं आर? हाँ, धन्यवाद। तो फिर ये भी आर है, और अगर ऐसा है, सुनना ध्यान से, तो वो भी आर है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, आप मुझे बताइए, क्या ये ट्राइंगल इक्विलेटरल बना? तो ये गरीब एंगल बता दो। बहुत बढ़िया, 120 डिग्री। और वाला कितना? 240 डिग्री। आप मुझे बताइए, रिंग का कितने एंगल तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? 360। अरे यार, 360 ना। अब एक लॉजिक समझना है यहां पर। जैसे मान लीजिए रिंग है ना, मैं आपसे कह रहा हूं कि चार टुकड़े की है, सेंटर से यहां सबटेंड होने वाला एंगल कितना? 90। टोटल चार्ज अगर Q होता, तो यहां से यहां तक चार्ज कितना होता? समझ में आ गई ना बात? 90/360 ना। बोलो भाई, कहानी क्लियर?
अगर मैं आपसे कहता कि यार ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये तो ये चार्ज बताओ कितना है, Q बाई 6, 60 बाई 360। नहीं समझ में आया? अगर मैं आपसे कहूं कि यार ये यहां तक का एंगल 120 है, बताइए यहां तक चार्ज कितना है, Q बाई 3। धन्यवाद। तो आप मुझे बता सकते हो रिंग का कितना हिस्सा स्फीयर के अंदर है, 1/3। अरे यार, 120 इज द 1/3 ऑफ 360। तो कितना चार्ज अंदर है, Q बाई 3। तो फ्लक्स कितना जाएगा, Q बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। नहीं समझ में आया? कहानी क्लियर? तो फ्लक्स, हाँ हाँ बना लो, passing through spherical Gaussian surface will be equals to Q by 3 epsilon naught। हम ऐसे बात कर सकते हैं कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था Q, ठीक है। टोटल चार्ज कितना है रिंग का, टोटल चार्ज हमने Q लिया है ना, Q। और अंदर जो मिलेगा Q, ये वाला Q इन, वो कितना होगा, Q बाई 3। इसलिए फ्लक्स जाएगा Q बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। A/2 होना जरूरी है, तभी Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट जाएगा, वरना बदल जाएगा। क्या? हाँ हाँ हाँ, अरे वो तो हो ही गया ना A/2, फिर एक ही सवाल को दो उल्टे कारण, मतलब सवाल भी खुद ही पूछ रही है, आंसर भी खुद ही बता रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बढ़ जाए। हो गया होगा भाई। हाँ जी, यस, यहाँ समझ में आएगी कहानी, कहानी को यहाँ समझना पड़ेगा। देखो फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नोट ना। हमें अल्टीमेटली क्या करना था, हमें चार्ज जो अंदर है उसकी वैल्यू निकालनी है। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म है तो फिर वो एंगल के अकॉर्डिंग भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा। नहीं समझ में आई बात? आप यूनिटरी मेथड से भी बात कर सकते हो ना। आप मुझे बताइए 360 डिग्री एंगल पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q। तो 1 डिग्री पे कितना होगा, Q बाय 360। तो गिवन एंगल पे कितना होगा, गिवन एंगल डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय Q ना। और ये गिवन एंगल कौन सा होगा, जो सेंटर पे सबस्टेंड करेगा। जैसे मान लीजिए ये एंगल ले लेता हूं मैं, ये एंगल थीटा है, तो इस वाले पे अगर मुझे चार्ज निकालना हो तो थीटा की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। बोलो भाई, हमने पहले सिमेट्री से एंगल देख लिया। आप मुझे बताइए ये वाला एंड और ये वाला जो एंड है, ये कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं। तो रिंग का जो हिस्सा अंदर है उसके लिए मैं यहां थीटा क्या रख दूंगा, 120 बाई 360 विल गिव्स व्हाट,
1/3। हाँ, नहीं नहीं, वो अपनी बुद्धि से कैलकुलेट करना था। 120 पहले से क्यों देगा वो? उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि दोनों के सेंटर्स और सरफेस कोइंसाइड हो रहे हैं। बढ़ जाए, नहीं बढ़े। अब सुनिए, इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए। हाँ जी। एल साइड का क्यूब है, ये प्लस 2 लेमडा चार्ज डेंसिटी, ये है -5 लेमडा चार्ज डेंसिटी का वायर। 5 बताइए कितना फ्लक्स पास होगा, क्यूब से जाने वाला टोटल फ्लक्स बताइए। बताइए। -3 लेमडा एल/एप्सिलॉन नॉट। -3 लेमडा एल/एप्सिलॉन। देखो, इस चार्ज डेंसिटी की कितनी लेंथ अंदर है? एल। अरे बोलो ना यार, लेमडा की वैल्यू क्यू बाई एल ना, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी? लेमडा एल। ये होती नहीं होती? इसकी चार्ज डेंसिटी -5 लेमडा, लेंथ कितनी अंदर है? एल। तो इसका कितना चार्ज अंदर है? -5 लेमडा एल। उसका कितना चार्ज अंदर है? +2 लेमडा एल। तो नेट कितना अंदर है? -3 लेमडा एल। नहीं समझ में आई बात? ठीक है, बढ़ जाए, नहीं बढ़े? आप समझिएगा। हाँ, अरे साइड एल है तो एल लेंथ का ही होगा ना अंदर। अगर मैं ऐसे पूरा पूरा पास कर रहा हूँ क्यूब के अंदर सरफेस के परपेंड, तो एल लेंथ जाएगी। अगर मैं डायगनल, बॉडी डायगनल पास कर देता तो √3 एल लेंथ अंदर होती। नहीं समझ में आई बात? फिर √3 एल अंदर होती ना। मान लीजिए मैं आपसे सवाल इस तरह का पूछ लेता कोई कि ये हमारे पास क्यूब है और एक यूनिफॉर्मली चार्ज वाटर है जो इस तरह से जा रहा है। अरे भाई, गलत चला गया ये, उधर से भागना पड़ा। बॉडी डायग्राम, हाँ जी। इसकी जो चार्ज, इसकी साइड एल है, साइड क्या है? एल है ना। चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा है। अब बताइए, फाई की वैल्यू क्या जाएगी? √3 लेमडा एल/एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि बॉडी डायगोनल से जा रहा है ना, तो कितनी लेंथ अंदर है? √3 एल। तो √3 एल को लेमडा से मल्टीप्लाई करो तो चार्ज इनसाइड मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब एक कंसेप्ट समझिए। ये एनसीईआरटी का सवाल है और इसका कोई एग्जाम नहीं है नेशनल लेवल पे जिसपे ये सवाल अलग अलग ड्रेस बदल के नहीं आता, सेम सवाल होता है, बस डेटा बदलता है, पूछ लेता है। बात को समझना। अब यहां पहले हम लॉजिक समझते हैं। मैंने आपसे एक बात कही थी कि यूनिफॉर्म फील्ड हो या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो, समझना बात को ध्यान से। पहले इस कंसेप्ट को यहां समझ लो। ये कोई एक रैंडम शेप की बॉडी है जो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखी हुई। तो हमने कहा था कि जितनी फील्ड लाइंस इधर से एंटर करेंगी, उतनी की उतनी फील्ड लाइंस इधर से बाहर निकल जाती है। और नेट फ्लक्स क्या होता है? और अगर नेट फ्लक्स जीरो, तो क्यू इनसाइड क्या होगा? जीरो। क्यों? पाई नेट क्या है? जीरो। कहानी क्लियर? ठीक है।
अगर अगर इसके अंदर में कोई चार्ज रख दूं तो अपना खुद का फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो इस ओरिजिनल फील्ड को अफेक्ट करेगा, करेगा ना। तो फिर कुछ ना कुछ नेट फ्लक्स निकल के आता है। आप ऐसे समझो, पहले मैं सवाल को क्लियर करता हूं, अभी डायग्राम बाद में बनाना है ना। सुनो ध्यान से, मैं आपसे कहता हूं कि ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और इस तरफ जेड एक्सिस है। आई बात समझ में? हमारे पास ये क्यूब है जो इस तरीके से रखा हुआ है और इस तरफ अलोंग द एक्स एक्सिस ई एक्स एग्जिस्ट करता है जिसकी वैल्यू एक्स आई कैप है। क्या है? एक्स आई कैप। समझ में आ गई बात? वो कुछ भी वैल्यू लिख सकता है, हम यहां एक्स आई कैप लिख रहे हैं, ठीक है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो ए है और क्यूब का जो साइड है, साइड ऑफ क्यूब, वो भी ए है। मुझे ये बताना है कि इस क्यूब से जाने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा और इसके अंदर रखा हुआ चार्ज कितना है। बात को समझना ध्यान से, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो लॉजिक ये है कि देखो बच्चा पार्टी, एक सिंपल बात मैं आपको बता दूं कि यार ये मेरे पास एक क्यूब है और इस क्यूब की बेटा ये साइड है, ये फेस है और एक फेस ये है। आप मुझे बताइए क्या इधर से जाने वाला फील्ड, इधर से जाने वाला फील्ड ऐसे अगर है मान लीजिए, तो जितना फ्लक्स यहां से एंटर कर रहा है, अगर ये फील्ड यूनिफॉर्म होता तो उतना का उतना फ्लक्स यहां से बाहर निकल जाता। बोलो ना यार। अगर ये ई यूनिफॉर्म है तो ई क्या है बताइए? ई इज यूनिफॉर्म, ई इक्वल्स टू यूनिफॉर्म मैंने लिख दिया है। बताइए अगर ये ई है तो यहां भी ई है ना, इसका जो साइड है वो ए है, तो बताइए इसका एरिया कितना है? एरिया बिकम्स ए स्क्वायर ना। तो बताइए फाई इन कितना है? माइनस ई इंटू ए स्क्वायर। बताइए फाई आउट कितना है? आप कहेंगे प्लस ई इंटू ए स्क्वायर। फाई नेट क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत बेसिक चीज समझ में आ गई। अब असली कहानी पता है क्या होगी? अब जो लॉजिक है सवाल के पीछे वो समझना है। न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे, डेटा तो मिल जाएगा वो तो, पर इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे फिजिक्स क्या है वो समझना जरूरी है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां मैंने एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज रख दी, इस पे चार्ज पॉजिटिव है, क्या इस पे चार्ज पॉजिटिव, क्या इसका फील्ड इधर और इधर प्रोड्यूस होगा? तो आप मुझे बताइए जब इसका फील्ड इधर जाएगा तो ये ओरिजिनल फील्ड को बढ़ा देगा ना और इधर ओरिजिनल फील्ड को घटा देगा। अब ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो गया। आप मुझे बताइए बाहर वाले फील्ड की वजह से फ्लक्स क्या था? जीरो आया था ना। पर अंदर जो चार्ज रखा हुआ है वो तो नेट फ्लक्स देगा ना। तो जहां कहीं पे भी ऐसी दुनिया है कि यार फील्ड एक्स का फंक्शन आ रहा है तो पक्का चार्ज अंदर है, पक्का चार्ज अंदर है। सुनो ध्यान से, मुझे बताइए अगर यहां एंटर करने वाला फील्ड E1 है, यार E1 की वैल्यू क्या बनेगी? ए आई के, अरे यार ए हो गया ना एक्स की वैल्यू। साइड कितना है इसका? बहुत बढ़िया। बाहर निकलने वाला फील्ड अगर E2 है तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 2 ai के। ये कहानी क्लियर? अगर मैं आपसे कहूं कि भाई बताइए इस फेज से एंटर करने वाला फाई इन कितना होगा, आप बोलेंगे माइनस ए इंटू ए स्क्वायर, दैट बिकम्स व्हाट? माइनस ए क्यूब ना। बोलो भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि इससे बाहर निकलने वाला फाई आउट कितना होगा, आपका आंसर क्या होगा? प्लस 2a क्यूब ना। अगर आपसे कहा जाए फाई नेट कितना होगा, हाँ जीरो होगा। पॉजिटिव वैल्यू जाता है ना भाई। ए क्यूब आप क्या करोगे बताइए? 2a क्यूब माइनस ए क्यूब दैट बिकम्स इक्वल टू ए क्यूब ना।
बोलो भाई। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए अंदर रखा हुआ चार्ज कितना, तो आप बोलेंगे साहब दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए क्यू इनसाइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? तो एक बात बहुत क्लियर है कि कोई भी बॉडी, मैंने पहले आपको नोट करके लिखवाया था कि चाहे यूनिफॉर्म फील्ड हो या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो, अगर एक एक्सटर्नल फील्ड में कोई बॉडी रखी हुई है तो नेट फ्लक्स जीरो मिलता है। और अगर नेट फ्लक्स जीरो नहीं है तो पक्का अंदर चार्ज है, जो यहां पूछ लिया। अरे अब यहां वो जो मैंने आपको लॉजिक बताया है वो कॉन्ट्रडिक्शन करता है उन लोगों के लिए जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि साहब एक तरफ तो आप लिखा रहे हो कि यूनिफॉर्म फील्ड में रखो या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखो नेट फ्लक्स जीरो मिलना चाहिए, ये तो फील्ड नॉन यूनिफॉर्म था। अरे यार फील्ड एक्स का फंक्शन है तो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म ना। अरे बोलो भाई। पर फिर अंदर चार्ज की मतलब नेट फ्लक्स जीरो क्यों नहीं आया? कि सब अंदर चार्ज है ना, किए रहा है वो। नहीं समझ में आई बात? जैसे मैंने आपको इसके बाद वाली पहले सिचुएशन ये समझाई थी, अगर यूनिफॉर्म फील्ड होता एक्सटर्नल तो नेट फ्लक्स क्या मिलता? जीरो। अब अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उसका फील्ड इधर आएगा उधर आएगा, उधर वाला फील्ड बढ़ा देगा इधर वाला फील्ड घटा देगा ना। क्या यहां पे भी दुनिया ऐसी थी, इधर वाला फील्ड ज्यादा है इधर वाला फील्ड कम है? बोलो ना यार। नहीं समझ में आई बात? आप मुझे बताओ अगर मैं यहां पर नेगेटिव चार्ज शीट रखता तो क्या होता? इसका इधर वाला बढ़ जाता उधर वाला, तो नेट फ्लक्स क्या आता? माइनस। तो नेट चार्ज इनक्लोज अपना आप ही माइनस आ जाता। नहीं समझ में आई बात? आगे ना समझ में? तो ये कहानी इस सवाल की, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको फील्ड का फंक्शन बना के देता है। हमने यहां लिखा ई एक्स इक्वल टू एक्स आई कैप, कभी वो रूट एक्स आई कैप दे देगा, कभी एक्स स्क्वायर आई कैप दे देगा, उससे कोई फर्क नहीं चलता। समझ में आ गई बात? 100% रखी होगी। वो कुछ भी होगी, पर यह है कि उसने तो चार्ज एनक्लोज पूछ लिया। अब असली कहानी यह है, यहां अगर ध्यान से देखा जाए तो अभी हमने प्लेन शीट का फील्ड नहीं पढ़ा, पर आपको आइडिया तो है किसी प्लेन शीट का फील्ड यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म होता है तो वो शीट कुछ इस तरह से रखी होगी कि वो इनफाइनाइट लार्ज शीट होगी और इस क्यूब को कट करती हुई निकल रही होगी। वो होती है कहानी। हम्म। हाँ तो हो गया ना नॉन यूनिफॉर्म। हाँ तो नॉन यूनिफॉर्म क्यों बना वो मैंने सिखाया ना अभी। यूनिफॉर्म को नॉन यूनिफॉर्म कैसे बनाया था अपन ने? नहीं 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 नहीं, गलत बात। मतलब मैं ये सोचता हूँ ना कि आप इतने गरीब होंगे, इतने गरीब, ठीक है कि यार ये यहां से समझाता हूं आपको मैं ना, फिर उसके बाद फिर और एक लेवल निकल गया, नहीं 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 अभी इससे भी नीचे जाना है। मेरे दिमाग में देखो दो चीजें हैं, या तो आप बताओ मत, बात ही मत करो, जो जनरली नहीं की जाती कि भाड़ में गया ई एक्स का फंक्शन दे रखा है ना, यहाँ फील्ड इतना आ गया इतना आ गया आंसर। कोई दिमाग लगाना, गणित लगाना था, आंसर आ गया तेरा, आ गया ना आंसर। कि साहब ये फंक्शन दे रखा था, यहाँ एक्स की वैल्यू क्या कर दूंगा ए, वहां वाले फेस के लिए एक्स की वैल्यू 2a कर दूंगा, एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इन और आउट मिल गया, नेट फर्क मिल गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट मिल गया, आंसर आ गया तेरा। हाँ यस, इससे ये वाला सवाल तो सोल्व कर देगी। तब मैं एक रीजनिंग बेस्ड सवाल डालूंगा, जो वो क्या कहना चाह रहा है पल्ले देखो। रीजन में अजर्शन रीजन क्यों परेशान करते हैं लोगों को? अजर्शन रीजन इज नॉट अ क्वेश्चन, इट इज अ टाइप ऑफ हिप्नोटिज्म। वो आपको मजबूर करता है गलत डायरेक्शन में सोचने के लिए। और रीजनिंग बेस्ड सवालों का सोल्व करने का सबसे बड़ा तरीका एक ही है, सबसे बेहतरीन तरीका। रूल नंबर वन, ऑल द रूल्स आर वैलिड फॉर द स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करते हैं।
भाई सवाल तो वही दिमाग लगाएगा ना, जिसके दिमाग में कुछ हो, तो उसके लिए वैलिड है। आपको क्या करना है, आप अजर्शन पढ़िए, रीजन कभी नहीं पढ़ना। अगर अजर्शन के बाद आपने रीजन पढ़ लिया, यू विल बी ऑलवेज कंफ्यूज इन 1 and 2, जो आप होते हो। थर्ड में कंफ्यूजन होता ही नहीं है अपन को। हमारे नीट में तो फोर्थ तो बहुत ही अच्छा होता है, तो थर्ड और फोर्थ में कभी कंफ्यूजन नहीं होता। कंफ्यूजन किसमें होता है? सो व्हाट इज द राइट वे टू थिंक द रीजन? आपको अजर्शन पढ़ना है, देन आफ्टर रीडिंग द अजर्शन यू हैव टू थिंक द रीजन योरसेल्फ। क्या इसका रीजन क्या होना चाहिए? जो कुछ भी आपने सोचा है आपके लॉजिक से, वैसा कुछ वहां लिखा हुआ है तो आंसर इज द फर्स्ट। पर वैसा नहीं लिखा हुआ, ट्रू है, तो आंसर सेकंड। अब अगर आपने बिना सोचे रीजन पढ़ लिया, तो आप उसी डायरेक्शन में सोचोगे जो रीजन आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है। फिर आपको क्या लगता है, यार ये तो ठीक लग रहा है, एक्सप्लेन तो कर रहा है, और बाद में पेपर लेके घूमते रहते, सर ये तो कर रहा है ना एक्सप्लेन। नहीं कर रहा है वो एक्सप्लेन, आपने उस डायरेक्शन में सोचा है। खैर जी, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए ना यार। तो अजर्शन रीजन कैसे करेंगे? अजर्शन पढ़ेंगे, रीजन नहीं समझ में आई बात, ठीक है। एक और मजेदार चीज बताऊं मैं आपको, बहुत जरूरी बात है, तुम्हारे कंसेप्ट गड़बड़ हो जाते हैं उससे। हमारे नीट में जो चौथा ऑप्शन आता है ना, बोथ इज इनकरेक्ट, बोथ इज, आईआईटी वालों को वो ऑप्शन नहीं होता। अब उसमें क्या हो गया कि हमारा फर्स्ट इनकरेक्ट, हेलो, अगर फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया तो हम क्या कहते हैं, यार ठीक है, अगर सेकंड इनकरेक्ट है तो हम देख लेंगे। कई बार हमारे ऐसा होता है, फर्स्ट इनकरेक्ट करते तुम्हें सिखाया जाता है बेटा फोर्थ, फर्स्ट इनकरेक्ट तो चौथे, तीसरे वाले आंसर क्या होता है? फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट। फर्स्ट करेक्ट और सेकंड, अगर फर्स्ट इनकरेक्ट है तो वे पक्का चौथा टिक करके आ जाना तू। ये सिखाते हैं मैक्सिमम टीचर, जो ब्लंडर है। अब होता क्या है, आईआईटी वालों के चौथा ऑप्शन दूसरा होता है कि फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। अब आप मुझे बताइए कि कंसेप्चुअली अगर सेकंड करेक्ट है और आपने फर्स्ट को इनकरेक्ट देखकर उसको भी इनकरेक्ट मान लिया, तो आप गलत कंसेप्ट सीख बैठे ना। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं 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 नहीं, सुनो 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 सुनो, देखो अजर्शन, ये हंसने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात। अजर्शन और रीजन, पहला ऑप्शन क्या होता है? फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट एंड गिव्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये तो फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट बट नॉट एक्सप्लेनिंग। इसका तरीका बता दे कैसे सोल्व करोगे। तीसरा नीट में जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है? फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, और चौथा हमारे ऑप्शन आता है बोथ आर इनकरेक्ट। चौथा क्या आता है? बोथ आर इनकरेक्ट। तो लोग क्या कहते हैं कि साहब देखो, अगर ये दो नहीं है तो आपने तीसरा पढ़ा, अगर तीसरे वाले को पढ़ने पर या आप अजर्शन को पढ़ने पर आपको लगता है अजर्शन इज व्हाट? इनकरेक्ट। अजर्शन इज व्हाट? बात को समझना, अजर्शन इज इनकरेक्ट, तो आप तो चौथा टिक कर दोगे कि साहब देखो इन सब में तो अजर्शन करेक्ट ही है, हमारे तो एक ही ऑप्शन में इनकरेक्ट आता है। तो आपने इसको पढ़ा, ये इनकरेक्ट लगा, आपने चौथा टिक कर दिया आंसर। एग्जाम में समस्या नहीं है, पर जब मैं घर पे सोल्व करता हूं तो एक बार रीजन तो जरूर पढ़ता हूं ना। अब ये मेरा इनकरेक्ट था और बाय द वे ये करेक्ट था, मैंने चौथा टिक करने के चक्कर में इसको भी इनकरेक्ट मान लिया। क्योंकि सुनो होता क्या है, जेई के आए हुए सवाल नीट वाले ऐसे कैसे परोस देते हैं बिना दिमाग लगाए। टीचर जो पेपर बनाते हैं ना उसमें, अब उनके तो ये वाला ऑप्शन भी था, कौन सा? दिस इज करेक्ट एंड दिस इज, एक ऑप्शन और बना लेना अपन। हेलो, पहला वाला इनकरेक्ट, दूसरा वाला करेक्ट। तो बेटा यहां ये लिखा हुआ तो करेक्ट था, और आपने सिर्फ आंसर टिक करने के चक्कर में उसको क्या मान लिया? तो आपने गलत कंसेप्ट सीख लिया ना। आपका दिल तो कहेगा ये सही तो है यार, फिर मैं इसको इनकरेक्ट क्यों मान रहा हूं? मत मान इनकरेक्ट, वो सही है। नहीं समझ में आई बात। ये बहुत सारे जो पुराने, क्योंकि रीजनिंग बेस्ड सवाल या तो आईआईटी में आते हैं या एम्स में आते थे, अब नीट में आना शुरू हुआ है। अब नीट में आना शुरू हुआ है, अब नीट में अगर वो आ रहे हैं तो डेफिनेटली सवाल उठ के आएंगे। तो रीजनिंग बेस्ड सवाल को जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन होता है इसमें बताता है तरीका क्या होता है।
सबसे पहले क्या करेंगे? अजर्शन पढ़ेंगे। हेलो, रीजन को, रीजन खुद सोचना है, वैसा कुछ है तो फर्स्ट। मैंने अजर्शन रीजन बोला, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं बोला। दुनिया में कितना गम है। मैं क्या सिखा रहा हूँ भाई, बेटा बड़ा सोच रहा है कि चलो ठीक है फिजिक्स से आपने बता दिया, अब मैं बायो में क्या करूंगा। चलिए लिखिए, एप्लीकेशंस ऑफ द गॉस थ्योरम, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पहले मैं दो चीजें तुम्हारे दिमाग में क्लियर कर देता हूं। हमारे लेवल पर, प्लस टू लेवल पर, गॉस थ्योरम का सिलेक्शन कैसे करते हैं, सॉरी गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन कैसे करते हैं। हम सिर्फ तीन तरह की गॉसियन सरफेस बना सकते हैं। वन इज स्फेरिकल, अनदर इज सिलेंड्रिकल एंड थर्ड इज क्यूब। कौन कौन सी बना सकते हैं? स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और क्यूब। तीसरी कोई गॉसियन सरफेस हम नहीं बनाएंगे। उसका रीजन ये है कि हमारी चॉइस ऑफ गॉसियन सरफेस ऐसी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल इधर 0 और 90 डिग्री बने। 0 और 180 एक ही बात है, समझ में आ गई बात? मतलब ऐसे परपेंडिकुलर फैक्टर करे या बाहर निकले, या फिर पैरेलल निकल जाए। 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? फील्ड प्लेन के, हाँ फील्ड लाइंस प्लेन के पैरेलल निकल गई ना। मतलब बात एक ही है। मैं 90 तो खुद ही बोल रहा हूँ ना भाई। अगर मैं कह रहा हूँ 90 डिग्री क्या होता है और आप कह रहे हो परपेंडिकुलर, इज वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा हुआ नॉर्मल टू दी प्लेन क्यों नहीं बोला आपने। मैं कह रहा हूं, अगर ये सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर इधर है, फील्ड 90 डिग्री पे, तो सरफेस के पैरेलल निकल जाएंगे ना फील्ड लाइंस, फ्लक्स पास नहीं होता। ठीक है, तो हमारी जो चॉइस ऑफ गॉसियन सरफेस है वो कैसी होनी चाहिए? पहली बात सिमेट्रिक, और सिमेट्री में भी कौन कौन सा? स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और क्यूब। चौथी कोई गॉसियन सरफेस हम कंसिडर। दूसरी बात, कभी भी गॉसियन सरफेस को उस चार्ज से नहीं गुजारना है जिस चार्ज की वजह से आप फील्ड निकाल रहे हो। गॉसियन सरफेस शुड नेवर पास थ्रू दी चार्ज। समझ में आ गई बात? चार्ज को वो इनक्लोज करे किसी तरह से, पर चार्ज से ना गुजरे। समझ में आ गई बात? चार्ज को इनक्लोज तो करे, पर चार्ज से नहीं गुजरना है। ये दो चीजें दिमाग में सेट रखनी है। आई होप कहानी क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपसे कह रहा हूं साहब, मुझे किसी पॉइंट चार्ज की वजह से प्लस क्यू चार्ज था, मुझे इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। बेसिकली मुझे उस चीज की रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है जो मैंने पिछली क्लास में किया था। पिछली क्लास में मैंने पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करके गाउस लॉ को प्रूव किया था। आज हम गाउस लॉ को यूज करके पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। नहीं समझ में आई बात? ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में ये किया था। अब सुनिए ध्यान से, मैं क्या करूंगा, जिस डिस्टेंस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, उस डिस्टेंस के बराबर रेडियस की एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस बना लेनी है। ये बना ली गॉसियन सरफेस। क्या किसी पॉइंट चार्ज को एनक्लोज करने वाली गॉसियन सरफेस स्फेरिकल बनेगी? तो मुझे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना लेनी है। आई होप कहानी क्लियर है। ये क्या है बताइए? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब मुझे बताइए, अगर पॉइंट चार्ज की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर ई है, अवे फ्रॉम द चार्ज ई है, और यहां इस एलिमेंट का जो गॉसियन सरफेस छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया, उसका एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा ना, तो इसका एरिया वेक्टर इधर क्या है? डी ए। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होगा? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। क्या हम सरफेस इंटीग्रल करेंगे? बोलो यार। दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ना। बताइए, यहां से डिस्टेंस आर है, क्या स्फेरिकल सरफेस के हर पॉइंट का डिस्टेंस आर ही होगा?
तो क्या हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा? क्या यहां से देखने पे थीटा की वैल्यू जीरो मिल रही है? अगर थीटा की वैल्यू जीरो है तो ई डॉट डी ए को ई डी ए लिख सकता हूं, और ई का मैग्नीट्यूड सब जगह, तो ई को बाहर ले लिया जाएगा, अंदर सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए जो है वो आपको सरफेस एरिया दे देगा, और ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। क्या ये वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर देगी? गॉसियन सरफेस का एरिया ना, तो E मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, बिग सॉरी, हाँ यस, 4 पाई आर स्क्वायर बिकम्स इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हम इस 4 पाई आर स्क्वायर नीचे लिख देंगे। E की वैल्यू क्या मिल गई जरा बताइए? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन आर स्क्वायर, दैट विल गिव्स के क्यू बाई आर स्क्वायर। नहीं समझ में आई बात? तो पिछली क्लास में हमने यहां से शुरुआत की थी और यहां पहुंचे थे, और अब हम यहां से शुरुआत करके यहां पहुंचे। अब यहां एक बात समझनी जरूरी है, कभी भी रीजनिंग बेस्ड सवाल या स्टेटमेंट में आंसर लिख के दे सकता है। कुलम्स लॉ से, पिछली क्लास की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने कुलम्स लॉ से निकाला था ना? अरे फोर्स निकाल के फोर्स बाई चार्ज किया था भाई, हमने कुलम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो हमने कुलम्स लॉ को यूज करके गॉस थ्योरम को प्रूव किया था पिछली क्लास में। आज हमने गॉस थ्योरम को यूज करके कुलम्स लॉ। आप मुझे बताइए, अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, अब यहां पे कोई चार्ज रख दूं तो लगने वाला फोर्स Q इंटू ई हो जाएगा ना, तो कुलम्स लॉ आ गया ना, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्या दिस इज ऑल्सो प्रूफ ऑफ कुलम्स लॉ विद बाय यूजिंग गॉस थ्योरम? अब यहां दो चीजें आ गई, एक आ गया गॉस थ्योरम, दूसरा आ गया कुलम्स लॉ। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से, हमारे लेवल पर जब हम छोटे हैं 12वीं क्लास में, हम है तो 12वीं क्लास में ही ना अभी, ये तो दुनिया चल गई अब ड्रॉप ड्रॉप लेने की, तो बाकी तो समझ सकते हो तुम लोग, हैं तो 12वीं का सिलेबस पढ़ने वाले लोग हम। तो हमारे लेवल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, कैपेसिटर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ईएमआई, एसी, ईएमडब्ल्यू, ये चैप्टर हैं। आप ब्रॉड लेवल पे जब जाते हो तो एक ही चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कौन सा चैप्टर है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की दुनिया चार्ज से शुरू होती है और कहां खत्म होती है पता है? मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस पर। अगर थोड़ा याद आए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस होती थी, उन चारों इक्वेशन में कहीं पे भी कूलम्स लॉ नहीं आता, उनमें कहीं भी कूलम्स लॉ नहीं आता, और अगर उसमें कूलम्स लॉ नहीं आता तो कूलम्स लॉ नेचर का फंडामेंटल लॉ नहीं है, वो फंडामेंटल लॉ नहीं है। पर उसमें गाउस थ्योरम आती है, उसमें गाउस थ्योरम आती है। फर्स्ट इक्वेशन गाउस थ्योरम की है उसमें, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो पहली इक्वेशन है। आई बात समझ में? तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपसे कोई पूछ ले सवाल में कि फंडामेंटल लॉ कूलम्स लॉ है या गॉस लॉ है, तो गॉस लॉ फंडामेंटल है। ऐसे सवाल मैंने देखे हैं सोर्सेज के अंदर, इसलिए आपको बता रहा हूं कि बाई चांस कहीं पे देखने को मिले तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे? गॉस थ्योरम को। कहानी क्लियर? चलिए साहब, ये तो कहानी पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की हो गई। अब मैं, हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे ना, डेरी हमें कोई बोर्ड एग्जाम तो देना है नहीं, ये 5-6 जगह आएगा डेरिवेशन, मैं इसी में चेंज करूंगा सारा। क्या हुआ? बाहर नहीं मारा सीटी, टेबल पर का ये किसने है? एवरीथिंग इज रिलेटिव, नथिंग इज एब्सोल्यूट, ये समझ में? हाँ जी, बना लिया? अरे बना लिया, लिखो। एक मिनट, एक मिनट, मैं सोच रहा था आज जो टारगेट लेके चला था पूरा नहीं हुआ, मतलब कंडक्टिंग स्फीयर का पूरा करवा दूंगा, ऐसा दिमाग में था मेरे। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। हेलो, बढ़ जाए। सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फीयर, लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फीयर। हाँ जी। जो आपका मन करे वो मान ले साहब। यस, एवरीथिंग इज रिलेटिव। सुनो, मैंने वो पॉइंट चार्ज यहां से गायब कर दिया,
और यहाँ कंडक्टिंग स्फीयर रख दिया। क्या कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? अगर सरफेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा चार्ज, आप मुझे बताइए, सबसे पहले मैंने आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड निकालना है। कहां निकालना है? सुनना ध्यान से, ये सेंटर है। ऑल द डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो जिस पॉइंट पर आप फील्ड निकालना चाहते हो उसका डिस्टेंस देख लीजिए, जो कि स्मॉल आर हो गया। बाकी की दुनिया यही है। अरे यार, कुछ भी तो नहीं बदला भाई। इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज प्लस क्यू होगा ना, तो सारा कैलकुलेशन यही है ना। हमें करना नहीं है दोबारा, कर लिया ना एक बार, पर यही होगा ना। अरे गॉसियन सरफेस मानूंगा, आर की एलिमेंट लूंगा, फील्ड लूंगा, सारी नोटंकी यही करनी है दोबारा वापस। हमें ये करना नहीं है। आप मुझे बताओ, क्या बाहर वाले पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी के क्यू बाई आर स्क्वायर मिलेगी? अगर मैं सरफेस पे आ जाता हूं तो स्मॉल आर बिकम्स इक्वल टू, दैट्स वाई के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। अगर मैं अंदर वाले किसी पॉइंट पर निकालना चाहता हूं तो यहां जब गॉसियन सरफेस बनाऊंगा तो चार्ज एनक्लोज क्या हो जाएगा, और जैसे ये जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो गया, जीरो। नहीं समझ में आया? अब सुनिएगा ध्यान से। हम एक सिंपल बात करेंगे कि ये मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है। इस कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, प्लस क्यू चार्ज। लाइक दिस। और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ये इसका सेंटर है। बताइए, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर यहां जो फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, ई आउट, उसकी वैल्यू क्या होगी? के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर ना। सरफेस पर फील्ड जो होगा ई एट सरफेस, क्या ये के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा? क्या यही वैल्यू मैक्सिमम है? क्या अंदर वाले पॉइंट्स पर ई इन जो है वो जीरो होगा? हमने गॉसियन सरफेस से गॉस लॉ यूज करके तो बात कर लिया अभी कि चार्ज एनक्लोज जीरो होगा इसलिए फील्ड जीरो होगा, पर हमें वैसे भी पता है कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होता है। अरे होता ही नहीं होता है। अब इसकी ड्रेस बदलते हैं। सुनिए, के की वैल्यू क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बहुत अच्छा, इसको लिखता हूं क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/एप्सिलॉन नॉट। चलेगा? दिस इज व्हाट? सिग्मा, चार्ज डेंसिटी। तो बेटा इसकी वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गई। नहीं समझ में आया? एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, हम पोटेंशियल में इसको प्रूव करेंगे। वॉट एवर बी द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, उसकी सरफेस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाय, क्योंकि ये स्फीयर है तो सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। अगर स्फीयर नहीं होगा तो नॉन यूनिफॉर्म, रैंडम है, रैंडम शेप का कंडक्टर है तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना। और अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो जहां रेडियस छोटा है वहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, और जहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वहां का सिग्मा ज्यादा होगा, तो वहां का फील्ड भी स्ट्रांग होगा ना। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? नहीं आया? आ गया? अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं वेरिएशन का ग्राफ बना सकता हूं? इधर फील्ड लिया, इधर सेंटर से डिस्टेंस लिया। सुनिए, ये है आर, ये है फील्ड। बताइए, ये सेंटर है ओ, ओ मैंने सेंटर रखा है। बताइए, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर तक, यहां से यहां तक फील्ड क्या मिलेगा? तो क्या इन बराबर जीरो है? और स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पर यहां फील्ड कितना है? के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये मैक्सिमम वैल्यू है ना ई एट सरफेस। क्या बाहर वाले पॉइंट्स पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर? तो जो ई आउट है क्या वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा? नहीं समझ आया? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। एवरीथिंग इज रिलेटिव एंड एवरीथिंग इज रिलीज फॉर योर माइंड। देखो यार, बायोलॉजी के लोग इतना समझते हो ना, मास्टर ग्लैंड इज वेयर? पिट्यूटरी ग्लैंड भेजे में है ना। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं?
वही कंट्रोल करती है सब कुछ। जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। पहले दिमाग में सोच लिया मैं गरीब हूं तो गरीब ही पाओगे। मतलब पता है, ये मैं बहुत प्योरली ये बात जानता हूं। मतलब जब मैंने फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया ना, तो मुझे नहीं लगता तुम्हारे दुनिया में किसी का भी एग्जिस्टेंस होगा तब। ये मेरा 24वां साल होगा जो मैं कंप्लीट करूंगा पढ़ाते पढ़ाते। भाई साहब देखो ताली कितनी बड़ी। 24 ईयर के टीचिंग एक्सपीरियंस से मुझे एक बात समझ में आई कि वास्तव में आप, ये कहना बड़ा आसान होता है सच में। मैं देखो, मैं एथलीट रहा हूं, मैं स्पोर्ट्स में रहा हूं, मेरा मेन तो डोमेन वही है। आज भी मुझे दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह स्टेडियम लगती है। जितना खुश मैं वहां जाके होता हूं उतना कहीं नहीं होता। ठीक है, ज्यादा ताली नहीं बजानी चाहिए, लोग गलत सोच लेते हैं, समझो भाई। देख भाई, हम लोग है ना मेडिकल कॉलेज से पास आउट लोग हैं, और हमने जितनी रैगिंग दी और लिए ना, उतना ना कोई दिया था ना लेगा बाद में। अब तो रैगिंग होती नहीं है, इसलिए जवाब हमारे पास सब होते हैं। ठीक है, ये बात हो रही है कि टीचर बन गए तो वो अलाउड नहीं करता कॉन्शियस। अदरवाइज चीज पता है, यही सच है। मैं इसके बहुत कॉमन एग्जांपल तुम्हें दो देता हूं, अगर तुम्हें जिसके समझ में आ जाता है, जिसका नहीं आता तो वह भी नहीं आया। एक बच्चा था पोवेल भारद्वाज, क्या नाम था? नहीं नहीं, उदयपुर में। उसके फादर रवि भारद्वाज वहां के बहुत फेमस डॉक्टर थे। उनके दो बेटे, बड़ा वाला फॉरेन चला गया, उसकी वहां जॉब वॉब लग गई, उसने इंजीनियरिंग किया। अब वो इतना बड़ा होता है ना, एक डॉक्टर बहुत फेमस, अगर मान लीजिए उनका खुद का अपना सेटअप है, तो वो चाहते हैं यार बेटा डॉक्टर बन जाके संभाल ले सके सही। पोवेल द स्टडी स्कूल में पढ़ता था, जो कि वहां का सबसे बड़ा स्कूल था। और वो 2 साल से 12वीं क्लास में फेल हो रहा था, बायोलॉजी उसने ले रखी थी। आई बात समझ में? अब तीसरे साल जब वो वापस स्कूल गया, तो स्कूल प्रिंसिपल मुकेश श्रीमाली मेरे अच्छे दोस्त थे, पर बहुत स्ट्रिक्ट थे वो। तो स्कूल प्रिंसिपल भी और फिजिक्स भी वही पढ़ाते थे। उन्होंने गुस्से में एक दिन बोल दिया कि तुझे तो यमराज भी पास नहीं कर सकता फिजिक्स में। जब उसको ये बोला, तो यार किसी भी माँ बाप को अच्छी नहीं लगती बात। तो उनको बड़ा अजीब लगा कि बीइंग ए टीचर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि आप, मतलब। तो उन्होंने कहा यार ठीक है, उन्होंने स्कूल छोड़ा दिया। बोले प्राइवेट देना, तू ट्यूशन करवाते थे। ट्यूशन तो फिर पहले भी जाता था। तो वहाँ मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, एमपी छाबड़ा, महेंद्र पाल सिंह छाबड़ा, वो उनके दोस्त थे। उन्होंने कहा कि यार एक काम करो, परवेज सर से आप बात करो। ये बात है दिसंबर एंड की, एंड हो गया दिसंबर, मतलब प्री बोर्ड्स वगैरह चलते हैं हमारे, वो टाइम था। तो वो मेरे पास आया, आए डॉक्टर साहब कि यार मेरे बेटे को पढ़ा दो। तो मेरा खुद का कोचिंग चलता था, मैं बहुत बिजी रहता था। मैं यार मुझे टाइम नहीं है, मैं अभी नहीं पढ़ा पाऊंगा। अगली बार वो एमपी भैया को लेके आगे साथ में। तो उन्होंने कहा यार वीक में 2-3 दिन कहीं ना कहीं आधा घंटा 1 घंटा निकाल दो उसको। तो मैं देखते हैं। तो मैं संडे को रनिंग करने जाता था तब भी। तो मैंने उससे कहा यार फतेह सागर है उदयपुर में, तो उसका पूरा एक चक्कर में रनिंग क्या करता था। वो करीबन 5.5-6 किलोमीटर का होता था इतना। तो उसमें वो लगी थी ना, रेलिंग्स लगी होती हैं पत्थर की, रखी हुई है ना ऐसे। तो पॉवेल को मैंने बुला दिया, मैंने संडे को अपन रनिंग पे साथ चलेंगे। बोले मैं रनिंग करता ही नहीं हूँ। मैंने रनिंग करेगा कौन, चलेंगे अपन, चल तो लेगा? बोले हाँ चल लेंगे। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार मतलब क्या कैसा क्या हुआ स्कूल में? वो सारी कहानी मुझे बताई थी, स्कूल ने ऐसा ऐसा कहा प्रिंसिपल ने। मैंने उससे कहा कि यार मतलब तू क्यों फेल हो रहा है, मतलब पास होना तो बोर्ड में तो बहुत आसान होता है। तो बोले सर मुझे कुछ याद नहीं रहता, मुझे कुछ याद रहता ही नहीं है। अरे मैंने, तूने याद किया कब था? कि मैंने किया भी था यहाँ पर, मुझे याद रहता ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है साहब। मैंने कुछ नहीं किया, पत्थर उठाया और वो जो रेलिंग थी पत्थर की, उस पर फॉर्मूला दिया रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। भाई जितने तुम फॉर्मूले याद करते हो उनमें एक मुश्किल फॉर्मूला है वो। ये बात हो रही है कि अपन तो नीट वीट की तैयारी करते हो, हमें 5-7 बार आता है, सेट हो जाता है बेचे में। पर एक बोर्ड वाले बच्चा जो 2 साल से फेल हो रहा है, उसके लिए तो बहुत मुश्किल था। मैंने कहा ये फॉर्मूला है। और वो जो सत्यसागर किनारे पे जो इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए थे, वो लगभग 100 मीटर दूर पे लगा होता है ना, इलेक्ट्रिक पोल लगे होते। तो मैंने कहा यार है ना, ये फॉर्मूला यहाँ लिख, तू इसको 2 बार, तो 2 बार लिख दिया। अब मैंने कहा तेरा टारगेट ये है कि ये जो पोल है ना, इस पोल के यहां तक अपन जब वॉक करते हैं तुझे इसको भूलना है, और तू चेक करना है तो भूलता नहीं भूलता है। बोले, ठीक है। हम वॉक करते करते गए, पोल आता है, फिर वो सोचता के क्यू एक्स अपॉन आर इसको याद है। फिर अगला पोल आता है, फिर अभी भी याद है। पूरा चक्कर काट लिया हमने। मैंने कहा बता फॉर्मूला, कि के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स होल पावर 3/2। मैंने तेन तो कहा था कि तू ये याद नहीं होता। कि हाँ मुझे याद हो गया। अब मैंने क्या किया, मैं उसको भूलने के लिए थोड़ी बोला। मैंने भूलने के लिए बोला उसको क्या, मैंने तो उसको याद करने के लिए बोला।
हर पोल पे जब वो सोच रहा है कि मुझे याद है या नहीं, तो वो याद कर रहा है या भूल रहा है? वो याद कर रहा है। अब उसके समझ में कि यार तू इतना बड़ा फॉर्मूला याद कर सकता, बाकी भी कर सकता है। हाँ ये तो बात सच है। आप बिलीव नहीं करोगे, उन 2 महीने के इंटरव्यू उस बच्चे ने बोर्ड में आउट ऑफ 189 स्कोर किया। और वो 2 केस ऐसे जबरदस्त थे ना वहां पर, आप बिलीव नहीं कर सकते। एक तो एक बच्चा था जिसको स्कूल ने साइंस देने से मना कर दिया। मतलब उसके 57% है, उस जमाने में 71% अगर कम है बोर्ड्स में, 10th बोर्ड में, तो साइंस नहीं देते थे, साइंस नहीं दिया खुद के स्कूल ने। उसकी कजिन सिस्टर मेरे से पढ़ती थी, उस बच्चे ने साइंस जब नहीं मिली तो एक ऐसे स्कूल चला गया जिसमें साइंस नई नई ओपन हुई थी। अब जिनके पास साइंस के बच्चे ही नहीं है, वो तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो जो उसको साइंस दे दी, उसको साइंस तो मिल गई। वो 1.5 महीने बाद मेरे पास आया 11th क्लास में। तो 1.5 महीने तक मैं, मेरा बहुत क्लियर था, मैं इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर, बेसिक मैथ 1.5 से 2 महीने पढ़ाता था दबा के, सारे कंसेप्ट वहीं क्लियर करवाता था। उसके बाद फिर मेरी स्पीड बहुत फास्ट हो जाती थी। तो उसने, मैंने मना कर दिया, मैं क्या, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं लूंगा ही नहीं बच्चे का एडमिशन। तो वो बेचारा रोजाना आता, और वो जहां मेरा कोचिंग था उसके किनारे पे एक छोटा सा मंदिर था, वहां खड़ा हो जाता है। और मैं जाता, वो कुछ नहीं करता, मेरे को विश करता है। ये रोजाना क्यों पढ़ा? उसकी बहन, कजिन सिस्टर मेरे साथ पढ़ती थी। मैंने, रोजाना क्यों आता है यहाँ? बोले सर वो रिक्वेस्ट करने आता है, आप उसको एडमिशन ले लो। मैंने कहा ये कौन सा तरीका है? फिर 8-9 दिन ऐसे हो गए। तो मैंने कहा लगा यार ये इतना चाहता है अपना, चलो ठीक है आ जाना। अब मैंने उसको अलग से पढ़ाना शुरू किया, पहले बैकअप देना, टाइम नहीं था पर फिर भी बैकअप दिया। उस लड़के ने जो पढ़ाई की है, उसने रीजनल जो होता है ना, तुम्हारे 4 डिस्ट्रिक्ट का जो रीजन होता है, उसमें तो बोर्ड टॉप किया। एंड ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 35 इन ए ट्रिपल ई। उस टाइम जेई मेंस नहीं होता था, ए ट्रिपल ई होता था। ऑल इंडिया रैंक क्या, 35। अब जब उसकी रैंक आई, तो जब बोर्ड का रिजल्ट आया, तो वो मिठाई का, वो उसकी मम्मी दोनों मिठाई विठाई लेकर आए हमारे पास। तो मैंने कहा नहीं, ये मिठाई का डब्बा मुझे नहीं चाहिए। बोले क्यों? मैंने कहा ये उस प्रिंसिपल को लेके जा जिसने तेरे को साइंस देने से मना कर दिया था। अब वो उसी स्कूल में गया अगले दिन, तो प्रिंसिपल से मिलने गया। तो उन्होंने कहा भी कौन, कि यार मैंने टॉप किया है बोर्ड, तो प्रिंसिपल से को मिठाई देनी है। प्रिंसिपल ने बुला लिया अंदर बात करने के लिए। उन्होंने मिठाई खिला दी। प्रिंसिपल को याद आ गया, यार जहां तक मुझे याद आ रहा है मेरे स्कूल से तो किसी ने टॉप नहीं किया। कि सर इसीलिए तो मिठाई खिलाने आया हूँ, आपने मुझे साइंस देने से मना कर दिया था। तो ये प्रूफ होता है, जब आपको एक जुनून होता है ना जिंदगी में कुछ करके दिखाने का, तो हो जाता है। पहले ही मान लोगे यार मेरे को तो नहीं, तो कुछ नहीं होना। बहुत फंडामेंटल चीज है। खैर जी, बढ़े आगे। अरे मतलब आगे का हाँ, नहीं नहीं ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और बाकी सबकी बात कर लेंगे। मतलब गॉस और उसकी एप्लीकेशन अगली क्लास में खत्म कर दूंगा मैं। देन वी विल स्टार्ट पोटेंशियल। ठीक है, थैंक यू सो मच।